डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक शुरू किए थे, यानी भारतीय कृषि में कृषि के उत्पादकता के जो साधन थे उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जैसा कि पूर्व के क्लासों में हमने बताया था आपको कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। एक संस्थागत कारक होते हैं और दूसरा जो है तकनीकी कारक होते हैं। तो संस्थागत कारकों में हम लोग पिछले क्लास में भूमि सुधार, चकबंदी या रिकॉर्डों का नवीनीकरण, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे और उसमें बताया था कि उसका तकनीकी पक्ष का वर्णन हम लोग अलग क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास कृषि उत्पादकता से संबंधित जो तकनीकी पक्ष है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो तकनीकी पक्ष है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उसी को हम लोग एक शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि आगत, एग्रीकल्चर इनपुट। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ करके बैठिए यहाँ पे कि कृषि आगत या एग्रीकल्चर इनपुट्स का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए हम लोग कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तकनीक, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कृषि आगत, एग्रीकल्चर इनपुट्स कहते हैं। क्लियर? और जो इसके पूर्व के क्लास में जो अध्ययन किया गया वो संस्थानात्मक संरचना कृषि का था, जिसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो अब देखिए, जहाँ तक कृषि आगत का प्रश्न है तो इसका इंट्रो इस ढंग से समझा जा सकता है कि भूमि में जो है, जिसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, इस भूमि में स्वाभाविक उत्पादन क्षमता लेकिन इस उत्पादन क्षमता की एक सीमा होती है। ठीक है, एक सीमा है। यदि भूमि से सीमा से अधिक उत्पादन प्राप्त करना हो तो इसके लिए सहायक साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना? और ये सहायक साधन में कौन कौन है? तो सिंचाई है सबसे पहले, उसके बाद उर्वरक है, उसके बाद उन्नत बीज है, और उसके बाद नवीन मशीनरी। ठीक है, तो यही जो सहायक साधन का हमने चर्चा किया, इसी को हम लोग कृषि आगत या एग्रीकल्चर इनपुट बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं? कृषि आगत, या इंग्लिश में एग्रीकल्चरल इनपुट कहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनपुट के बारे में जो इंट्रोडक्टरी या भूमिकीय बातें हमारी तरफ से आपको बताई गई वो ये है कि साहब, भूमि जो हमारी है, जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करता है, तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भूमि एक मशीन की तरह है। जैसे आप विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो किसी न किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि भूमि से अन्न पैदा होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं, छोड़ दीजिए उसको भूमि जिस प्रकार से अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आप मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो अनाज का उत्पादन होता है वो भूमि से होता है। इसलिए भूमि भी अनाज उत्पादन का एक मशीन है। और इस मशीन का, ये जो भूमि रूपी मशीन है, इस मशीन का उत्पादन करने की एक स्वाभाविक सीमा है। उस सीमा से वो अधिक उत्पादन नहीं कर सकता। प्रकृति ने उसको एक लिमिटेशंस दिया है, कितने क्षेत्र में इतने ही फसल पैदा होगा। जिस समय जनसंख्या उसके अनुरूप थी, तो उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी। लेकिन जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो जो कृषि के उत्पादन सीमा थी, उस सीमा के अधीन उत्पादन करते हुए उस जनसंख्या का भरण पोषण संभव नहीं था और भूमि उतना ही थी। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। तो अब देखिए ये कि यदि उस सीमा से अधिक उत्पादन करना है, जो सीमा भूमि की स्वाभाविक उत्पादन क्षमता है, तब फिर आपको क्या करना होगा कि कुछ सहायक साधनों का इस्तेमाल करना होगा। कुछ ऑक्सिलरी सब्सटेंस आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब आप भूमि के उत्पादन के सीमा को आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सहायक साधन कौन है? तो उसमें हमने बताया आपको, पहला है सिंचाई यानी इरिगेशन, दूसरा है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, तीसरा है उन्नत बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और चौथा है नवीन मशीनरी यानी न्यू जो है मशीन जो कृषि से संबंधित है। तो ये साधन, सहायक साधन को ही हम लोग कृषि आगत बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट बोलते हैं। क्लियर? तो एक प्रकार से हमने अभी आपके समक्ष एग्रीकल्चर इनपुट या कृषि आगत को परिभाषित किया या समझाया कि ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है? अब देखिए छात्रों, दूसरा टॉपिक जो इससे ये है कि भारत में इसकी आवश्यकता, ये जो कृषि आगत है उसमें, सॉरी, अब बारी बारी से हम लोग लेंगे। पहला क्या है? सिंचाई, है ना, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरिगेशन। अब भारत में इसकी सिंचाई की यानी इरिगेशन की आवश्यकता क्यों? तो बिना इसको जाने हुए हम सही से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम करेंगे कि आवश्यकता क्यों। तो इसको बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पहली आवश्यकता ये है कि वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। दूसरा काउज है वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन।
और तीसरा है वर्षा अवधि की अल्पता। वर्षा अवधि की अल्पता। चौथा कॉज है फसलों को जल की अधिक आवश्यकता। जल की अधिक आवश्यकता। और मृदा की विविधता। मृदा में मिट्टी होता है, हाँ, विविधता। तो ये वो काउंट्स हैं जिसके कारण भारत में सिंचाई अनिवार्य है, आवश्यक है। हमने क्या बताया कि यदि उत्पादकता बढ़ाना है आपको अपने देश में, तो आपको कृषि आगत या एग्रीकल्चर इनपुट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कृषि आगत एग्रीकल्चर इनपुट में क्या आते हैं? तो सिंचाई आता है, उर्वरक आता है, उन्नत बीज आता है और नवीन मशीनरी आती है। तो उसमें बारी बारी से हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। उसमें पहला है सिंचाई यानी इरिगेशन। तो भारत में इरिगेशन की क्यों आवश्यकता है? अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो उसको बिंदुवार उन आवश्यकताओं का हमने वर्णन किया है। उसमें पहला है कि वर्षा की अनिश्चितता। ठीक है, कहा यह जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, एक गैम्बलिंग विथ मानसून। तो गैम्बलिंग विथ मानसून यानी मानसून के साथ जुआ हम लोग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि भारत में जो खेती होती है वो जब मानसूनी वर्षा शुरू होती है तो उसके साथ भारत में खेती की शुरुआत होती है। तो मानसून एक ऐसा वर्षा है कि जिसमें अनिश्चितता ये है कि हर 3-4 साल बाद वो समय पर नहीं आता है या फिर मानसून से कम बारिश होती है, या मानसून आया भी तो सभी जगह समान रूप से उसने वर्षा नहीं। आप इसी साल देख लीजिए, चक्रवात उठाया तो क्या हुआ कि हम लोगों के क्षेत्र में, बिहार में, ये सब में वर्षा की कमी हो गई। सारा वर्षा जो है उत्तरांचल और इन सभी क्षेत्रों में जो है वो कश्मीर में और पंजाब में जो है वो हो गया। तो वहां बाढ़ आ गया और यहाँ सुखाड़ हो गया। तो ये किस कारण हुआ? इस कारण हुआ कि अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हो गया। तो ये भारत की नियति है। ऐसा नहीं है कि जून महीना 15 तारीख को आया तो जब एग्जैक्ट हर रोज बारिश होना शुरू हो गया, लोगों ने अपना बिचड़ा धान का लगा दिया, 15 दिन बाद उसको उखाड़ लिए और फिर धान रोप दिए। ऐसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मामला क्या है कि अनसर्टेनिटी है इस मानसून। इसीलिए इसको भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। अब इसका उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है? तो आप कृत्रिम साधनों का प्रयोग कीजिए जिससे जल की आपूर्ति। तो कृत्रिम साधन में सबसे अच्छा है सिंचाई। तो आप सिंचाई का साधन पैदा कीजिए ताकि अगर वर्षा नहीं हो तो आपके फसल के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्लियर? तो इससे साबित ये हुआ कि अनसर्टेनिटी ऑफ रेन के कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता है, क्योंकि हर वर्ष नियमित रूप से मानसून से बारिश नहीं होती है। दूसरा कॉज क्या है कि वर्षा का असमान वितरण। अगर मान लिया जाए कि बारिश नियमित रूप से हो भी रही हो तो भी इरिगेशन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो बारिश हो रही है उसकी मात्रा सब जगह समान नहीं।
जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे ही ये पश्चिम के तरफ यानी पूर्व से पश्चिम के तरफ ये हवाएं बहती हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके वर्षा के मात्रा में कमी आती जाती है। जैसे बिहार में पहुंचते पहुंचते ये 150 मिलीमीटर हो जाता है, उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते ये 100 मिलीमीटर हो जाता है, और पंजाब और हरियाणा में पहुंचते पहुंचते 50 मिलीमीटर हो जाता है। तो सब जगह समान वितरण तो नहीं हुआ। तो जहां कम वर्षा से जल हुई, अगर वहां आपको कृषि करना है तो जाहिर सी बात है कृत्रिम साधनों का प्रयोग कीजिएगा। और कृत्रिम साधन में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है? सिंचाई। तो इसलिए भी भारत में सिंचाई की आवश्यकता है। अब उसके बाद वर्षा की अवधि की अल्पता, जो भी वर्षा होती है हमारे देश में वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में जून से लेकर के सितंबर महीने तक यानी 3 महीने तक चलती है। 15 जून से 15 सितंबर मानकर चलिए। और इसका भी अवधि सभी जगह समान नहीं है। तमिलनाडु में ये हवाएं 6 महीने तक बारिश करेगी, लेकिन वही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हवाएं 15 ही दिन तक बारिश करेगी। तो इस प्रकार से जो वर्षा की अवधि है सामान्य रूप से वो औसतन 3 महीने ही है। और वर्ष में महीना होता है 12, तो बाकी 9 महीना तो बारिश नहीं होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मानसून पर निर्भर रह करके खेती करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही फसल पैदा कर पाएंगे, 2 या 3 फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और यदि 2 और 3 फसल का उत्पादन करना है तो आपको कृत्रिम जल की आवश्यकता होगी, और वही कृत्रिम जल की आवश्यकता की जो आपूर्ति होती है उसको हम लोग सिंचाई बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्षा अवधि की अल्पता भी भारत में सिंचाई की अनिवार्यता को जन्म देता है। चौथा कॉज क्या है कि फसलों को जल की अधिक आवश्यकता। इसमें बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिसको जल अधिक चाहिए, बहुत सारी है कि कम चाहिए। जैसे ज्वार बाजरा को कम चाहिए, ये कम पानी में भी हो जाए। लेकिन ज्वार बाजरा तो यहाँ का मुख्य खाद्यान्न नहीं है, खाने की मुख्य वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ जो खाने की मुख्य वस्तु है वो चावल, यानी राइन प्रोन कंट्री हमारा है, जिसमें अधिकांश लोग जो है वो चावल का प्रयोग करते हैं। और चावल यानी धान एक ऐसा फसल है कि जिसके उत्पादन में अधिक जल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बिछड़ा के लिए, तो बिछड़ा के लिए पूरा खेत जल थल होना चाहिए, तब बिछड़ा पैदा हो जाएगा। और जब बिछड़ा 15 दिन में निकल गया तो फिर उसको रोपण कृषि से आप धान पैदा करते हैं, तो उसको रोपिएगा तो रोपते समय भी अधिक जल की आवश्यकता होगी। उसके बाद जब वृद्धि उसमें होना होगा तब अधिक जल की आवश्यकता होगी। तो 3 ऐसे फेज आते हैं धान में जिसमें पूरा खेत लबालब भरा रहना चाहिए, तब जो है आपका धान अच्छा होगा। और धान मुख्य, चावल हम लोग के यहाँ मुख्य खाद्यान्न पदार्थ है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों को जो है वो अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार मृदा की विविधता है, बहुत जगह जलोढ़ मृदा है, बहुत जगह काली मृदा है, बहुत जगह लैटराइट मृदा है। तो हर मृदा की जल धारण क्षमता जो है अलग अलग है। जैसे जलोढ़ है तो जलोढ़ की जल धारण क्षमता ठीक है, उसमें एक बार पानी आप दे दीजिएगा तो वो बहुत दिनों तक अपने पास रखे रहेगा और उससे पौधे की जल आपूर्ति करता रहेगा। लेकिन बाकी जो काली मृदा है या लैटराइट मृदा है, इन सारे मृदा में हमेशा जल की आवश्यकता पड़ेगी, ये अपने अंदर सोख के नहीं रखता है। जब जल खत्म हो गया तो कड़े पत्थर के रूप में हो जाएगा। तो ऐसे भूमियों से अगर फसल आपको लेना है तो आपको उसमें हमेशा जल की आपूर्ति करती रहनी पड़ेगी। यह क्ले मिट्टी है, चिकनी मिट्टी,
तो ये इसमें भी जल धारण करने की क्षमता नहीं होती। तो इस तरीके से मृदा की जो विविधता है, उस विविधता के कारण भी हमारे यहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। क्लियर? तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों, इस विषय में हमने आपको बताया। अब देखिए कि भारत में जो सिंचाई के साधन हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में सिंचित क्षेत्र है ना, यानी आवश्यकता थी, तो आखिर उस आवश्यकता के अनुरूप सिंचित क्षेत्र कितना था या कितना वर्तमान समय में है। तो 1950-51 में अगर जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय 50-51 का जो डेटा है वो बताता है कि सिर्फ 18% भूभाग सिंचित था, और नवीनतम आंकड़ा 1998-99 का है, 1998-99, जिसमें बढ़ करके हो गया 41%। 41% हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो एक ये तथ्य आपको पढ़ना है कि इस आवश्यकता के रहते हुए आखिर स्वतंत्रता के बाद की स्थिति सिंचाई के मामले में क्या है। तो इस मामले में हम पाते हैं कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था, सिंचाई की इतनी आवश्यकता या अनिवार्यता के बावजूद सिर्फ 18% भूमि ही सिंचित, बाकी 82% भूमि जो है अभी भी माने आज़ादी के समय वर्षा पर निर्भर थी। अब इसको बढ़ाना अनिवार्य क्यों था? तो शुरू में ही क्लास में हमने बताया कि कृत्रिम साधनों का या कृषि आगत का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय हमारे पास जनसंख्या 36 करोड़ ही थी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में या राष्ट्रीय आय में, उद्योग के क्षेत्र के कारण रोजगार में ग्रेजुअली धीरे धीरे वृद्धि होती चली। अब जब वृद्धि हुई तो उससे क्या हुआ साहब? संतानोत्पत्ति की क्षमता बढ़ गई लोगों की। तो आबादी जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी, और 70 और 80 का दशक था, वो हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, और 36 करोड़ की जनसंख्या जो है वो 1 अरब तक पहुंच गई। तो इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता थी। तो खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए जो साधन थे उन्हीं का प्रयोग किया जाता। तो इसलिए जो है सिंचाई के साधनों का विकास किया गया, और इस तरीके से 41% क्षेत्र सिंचित है। तो 41% क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था अधिकांश था उन क्षेत्रों में जोड़ दिया गया जहां वर्षा की मात्रा अल्प थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ नहरों का जाल बिछाया गया। राजस्थान के सामान्य अगर मानसून आ भी गया तो भी इन क्षेत्रों में इतनी बारिश नहीं होगी कि वहाँ धान की फसल पैदा कर सके। लेकिन अब क्या है, उन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पहले धान की खेती नहीं होती, गेहूं या ज्वार बाजरा की खेती होती है, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण वहाँ भी धान पैदा किया जाता है गेहूं के साथ साथ। तो इन परिवेश में हम ये कह सकते हैं कि सिंचाई के साधन बढ़े हैं 41%।
लेकिन ये संतोषजनक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये सिंचाई के साधन जो बढ़े हैं वो असमान रूप से बढ़े हैं। अभी भी भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो सिंचाई सुविधाओं से अछूता है और पूरी तरीके से जो है वो वर्षा पर प्राकृतिक वर्षा पर जो है वो निर्भर है। तो सिंचाई का जो 41% आंकड़ा है वो कम है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सिंचाई में, वो ये कि सिंचाई के साधन क्या क्या है। क्या चीज? सिंचाई का साधन। सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधनों में देखिए पहला क्या है, तो नहर यानी कैनाल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मामला ये था कि दो डेटा हम लोग लेके चलेंगे, 1950-51 और दूसरा डेटा 1990-91, ठीक है, 1990। तो अगर 50-51 की बात किया जाए तो 8.3 मिलियन हेक्टेयर से सिंचाई होती है। 8.3 मिलियन हेक्टेयर, शॉर्ट में लिख देते हैं, जो कुल साधनों का 40% था। कितना था? 40%। और 90-91 में हो गया 16.5 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 16.5 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन प्रतिशतता घट गई इसकी, अब 26% ही हो गया। बताते हैं कैसे। पहले पूरा डेटा जो है आप देख लीजिए। तो नहर हो गया, दूसरा साधन कुआं या ट्यूबवेल। कुआं तथा ट्यूबवेल दोनों एक साथ मिल गया। तो इसमें 50-51 में क्या था, तो 6 मिलियन हेक्टेयर। ये डेट उसी का रहेगा, ये वाला का, ठीक है, 6 मिलियन हेक्टेयर। और जो कुल कृषि भूमि का 29%, कितना? 29%। और ये 2007-08, सॉरी ये गलत, 2007-08 में 2007-08 का डेटा। तो 2007-08 में क्या हो गया? 37 मिलियन हेक्टेयर। 37 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल सिंचित भूमि का 60%, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए तालाब। क्या चीज? तालाब, है ना, नहीं कौन। तो अब इसमें देख लीजिए 50-51 में कितना था? 3.6 मिलियन हेक्टेयर। 3.6 मिलियन हेक्टेयर, जो प्रतिशत में हो गया 17%। कितना? 17%। लेकिन 2007-08 में घट करके हो गया 2 मिलियन हेक्टेयर। 2 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल सिंचित भूमि का 3.2%। बाकी जो बचा वो दूसरे साधन हैं उससे जो है होता है। अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है कि हमारे यहाँ जो सिंचाई के साधन है वो मुख्य रूप से 3 है। नहर है, कुआं तथा ट्यूबवेल है और तालाब। जो दो मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, यानी नहर मुख्य साधन है। लेकिन जो पठारी इलाका है, यानी मैदानी इलाका नहीं है, वहाँ कुआं और ट्यूबवेल से होता है। और जहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना, तो वहाँ तालाबों के माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है।
अगर आप देखिए तो नहर से राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सब में अधिक खेती होती है। कुआं और ट्यूबवेल से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सभी क्षेत्रों में कुआं और ट्यूबवेल से अधिक होता है। और तालाब से तमिलनाडु में अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ 6 महीने तक बारिश होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी बारिश होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है और उससे खेती जो है होती रहती है। अब देखिए इसमें अंतर है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है नहर हमारे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण था सिंचाई का। क्यों? क्योंकि 8.3 मिलियन हेक्टेयर में जो है वो सिंचाई होती थी, जो कुल सिंचित भूमि का 40%। लेकिन अब 2007-8 में नवीनतम आंकड़ा जो हम लोग के पास आया वो क्या कि नहरों से सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन सिंचाई की प्रतिशतता में कमी दिखाई पड़ रही है। क्यों? ये सिंचित भूमि जो नहरों से है उससे जस्ट डबल हो गया, लेकिन प्रतिशतता और घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंचाई के जो दूसरे साधन थे उसमें इसकी तुलना में अधिक वृद्धि हुई। बात समझ में आ रही है? तो सिंचाई के दूसरे साधन कौन? तो कुआं और ट्यूबवेल था। इसमें देखिए कि 50-51 में 6 मिलियन हेक्टेयर ही इसके माध्यम से सिंचित होती थी, लेकिन उसके बाद इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। 6 मिलियन हेक्टेयर बढ़कर के कितना हो जाता है? 37 मिलियन हेक्टेयर। तो इस वजह से ये सिर्फ 29% योगदान जो कर रहा था 50-51 में, वो 2007-8 में कुआं और ट्यूबवेल का योगदान कितना हो गया? 60%। क्लियर? तालाब में कमी आई। इस तालाब में 3.6 मिलियन हेक्टेयर से सिंचाई होती थी आज़ादी के समय, जो कुल सिंचित भूमि का 17% था। लेकिन 2007-8 में तालाब का क्षेत्रफल भी कम हो गया और प्रतिशतता भी कम हो गई। क्षेत्रफल 3.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया और प्रतिशतता 3.2%। तो ये डेटा को ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नलकूप के द्वारा जो किया जाता है, कोचिंग से ट्यूबवेल वही ना होगा, नलकूप ना होगा। आप ट्यूबवेल बोलिए, नलकूप बोलिए, दोनों एक ही है जी। नलकूप में ही, ट्यूबवेल में ही नलकूप शामिल है। जो डेटा लिखे हैं 6 मिलियन हेक्टेयर है ना ट्यूबवेल वाला। हाँ 6 मिलियन है, ठीक है। अब देखिए साहब, ये तो हो गया आपका एक साधन यानी सिंचाई। अब उसके बाद उर्वरक एवं खाद, ठीक है। दूसरा साधन क्या हो गया? उर्वरक एवं खाद। फर्टिलाइजर एंड कंपोस्ट। चलिए, इसको पढ़ाने से पहले हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है? उर्वरक होता है कीटनाशक, उसमें ले सकते हैं, और खाद जो बाजार में मिलता है। सोचिए, ऋतुरंजन जी किसान हैं, और किसान ही नहीं कि दूसरा से खेती करवाते हैं, अपने भी शामिल रहते हैं। ठीक है, उर्वरक और खाद का डिफरेंस ही नहीं बता पा रहे। बोलिए, आप भी तो खेतिहर आदमी है, उर्वरक और खाद पूछा जाए डिफरेंस आपसे तो क्या बोलेंगे? उर्वरक हो गया था जिसमें उन्नत किस्म का हुआ बीज वगैरह। बीज,
नहीं सॉरी सर। बीज तो अलग चीज हो गई। हाँ उर्वरक हम तो सर बटिया में खेती ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, जो भी का तो संबंधित है ना, माने आते जाते हैं ना, जो उत्पादन कर रहा है उससे बातचीत होती है ना। हाँ बिल्कुल। खाद सर मार्केट में मैं बहुत सा 535 है, 744 है। यही हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि संबंधित यहाँ पर सभी लोग हैं, ऐसी बात नहीं कोई। चलिए आप को छोड़ देते हैं, एग्जाम कर देते हैं, आप बिजनेसमैन, सर जो आपका एक दूर भी जमीन देहात में उर्वरक नहीं जो है। सर कंपोस्ट जो बनता है उसी को ना उर्वरक बोलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि खाद का मतलब हुआ कि उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक साधनों का यदि प्रयोग किया जाए, जैसे गोबर, सड़ा गला अंश, तो इसको खाद बोलते हैं, इसको कंपोस्ट बोलते हैं। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए यदि कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाए तो उसी को उर्वरक बोलते हैं, उसी को फर्टिलाइजर बोलते हैं। ऐसे बोलचाल की भाषा में जब हम उर्वरक बोलते हैं तो उसी को कैटेगराइज कर देते हैं दो रूप में, कि रासायनिक उर्वरक और प्राकृतिक उर्वरक, ऐसा भी हम बोलते हैं। तो उसी को रासायनिक उर्वरक का अर्थ यहाँ पर उर्वरक लीजिए और प्राकृतिक उर्वरक का यहाँ पर खाद लीजिए। रासायनिक उर्वरक क्या आ जाएगा? एनपीके इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये भूमि में ये 3 प्रकार के खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सम्मिलित रूप से एनपीके खाद बोलते हैं। तो वो केमिकल से, रसायन से तैयार होता है, इसीलिए उसको केमिकल फर्टिलाइज़र कहा जाता है और उसमें उत्पादन कराने की अधिक क्षमता होती है। तो आजकल वर्तमान समय में देश में इसी का ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है ना, नहीं समझा। और दूसरा कि आप गांव देहात में देखते हो कि बहुत सा किसान क्या किया कि साहब एक गड्ढा खोद दिया या खेती में से ऊपर ही में उसका जानवर ने गोबर दिया तो गोबर सब फेंक करके टीला के रूप में बना दिया, उसी में खर पतवार या और जो सड़ी गली चीज़ है सब डालता चला गया। और वो साल भर में जो है क्या हो जाता है, बैक्टीरियोफिकेशन उसमें होता है, जीवाणुकरण होता है। तो वो सारी चीज़ें घुल मिल करके जो है वो खाद में यानी कंपोस्ट में चेंज कर जाता है, ठीक है। तो जब वो खाद और कंपोस्ट में चेंज कर गया, कुछ लोग गड्ढा खोद के भी करते हैं, तो फिर उसको छीट देता है पूरे खेत में और छीट कर करके हल चला देता है। तो हल जब चला गया, ये ट्रैक्टर से जोत दिया तो मिट्टी और कंपोस्ट आपस में मिल जाता है। और फिर जब पानी उसमें सप्लाई किया गया, चाहे प्राकृतिक रूप से चाहे कृत्रिम रूप से, तो वो एक उपजाऊ मिट्टी में तब्दील हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और जो रासायनिक खाद हुआ, जिसको उर्वरक हम लोग कह रहे हैं, तो वो जब फसल बो देते हैं आप, तब उसके बाद उसका छिड़काव करते हैं। यही उर्वरक और खाद के इस्तेमाल में डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे अब जो उत्पादन होता है तो उत्पादन खाद से ही बढ़ता है और उर्वरक से ही बढ़ता है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है तो लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट उर्वरक का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो खाद से उत्पादन वस्तु होता है, चावल या गेहूँ, उसकी पौष्टिकता और उसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो पूरी तरीके से हानि रहित होता है। लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करके अनाज पैदा करते हैं तो उसमें पौष्टिकता उतनी नहीं होती है, प्लस टेस्ट उसमें नहीं होता है, और उसके माध्यम से कुछ ना कुछ तो केमिकल आपके शरीर में भी चला। जैसे कि सर आज का वर्तमान में सोनम चावल, हाँ, उसमें बहुत खाद और उर्वरक प्रयुक्त किया गया है। तो दूसरा में सोनम फेमस है। हाँ। तो अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि उर्वरक का मतलब क्या यहाँ पर ले हम लोग, रासायनिक, है ना। और खाद का मतलब हम लोग क्या ले, प्राकृतिक। ये उत्पादन, ये जो था
प्राचीन काल से ही चला रहा था, पहले से। इसका इस्तेमाल नवीन रूप से हुआ। ठीक है। अब देखिए कि हमारे यहां जो भूमि है, इस भूमि में दो चीजों की कमी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। ये इसकी क्या है, कमी। तो इसलिए हमारे यहां जो रासायनिक खाद बनाए जाते हैं, रासायनिक खाद जो बनाए जाते हैं, वो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उसमें रहता है। उसी को संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, NPK फर्टिलाइजर। तो ये एग्जामिनेशंस में भी आता है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो NPK का करते हैं। ठीक है। अब आ जाइए कि हमारे देश में जो उर्वरक खपत था, उर्वरक का खपत था, इसमें दो डेटा हम लोग को मिलता है। सबसे पहला 1950-51 में, 1950 और 51 में मात्र 70,000 टन उर्वरक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना? 70,000। अब उसके बाद 2011-12 में या 2011-12 कहिए, हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो 281.22 लाख हेक्टेयर, 281.22 लाख हेक्टेयर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज़ादी के समय हमारे देश में कम उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा गुना उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके पीछे कॉज क्या है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उस जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए हमें विवशतः, मजबूरीवश रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति में देश चला जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये सिर्फ भारतीय परिवेश में ही नहीं है, बल्कि उर्वरकों का प्रयोग वैश्विक परिवेश में भी वृद्धि हुआ। ठीक है। तो उसका एक डेटा हम लोग लेते हैं, तो उससे ये क्लियर पता चल जाएगा कि विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो सर्वाधिक उर्वरक का इस्तेमाल करने वाले देश हैं उसमें सबसे टॉप पर आता है दक्षिण कोरिया। यहां 493 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर। और उसके बाद नीदरलैंड दूसरे स्थान पर है, जहां 335 किलोग्राम 335 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जापान है, 1
जहां 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर भारत से इसकी तुलना किया जाए तो अभी भी भारत में कम खाद का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, यानी खाद का प्रयोग कर करके हम अपने उत्पादन में और वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो अगला टॉपिक है, हम लोगों ने क्या देखा, उर्वरक। अब आगे है उन्नत बीज। क्या चीज? तीसरे नंबर पर आ गया उन्नत बीज, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYVS। देखिए वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का जो प्रयोग होना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत मैक्सिको से होता है, या पूर्व में पढ़ चुके हैं। कहाँ से? मैक्सिको से। और इसको शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? नाम बोलिए। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। यहाँ पर ये बताते चले आपको, और बार बार जब भी क्लास में ऐसा समय आता है तो हम बताते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग को आप मैक्सिकन नागरिक मत समझिए। नॉर्मन बोरलॉग वास्तव में एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। नागरिक थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के, लेकिन इनकी कर्म भूमि बनी कहाँ? मैक्सिको। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिको भूखमरी के कगार पे 60 के दशक में पहुंच चुका था। अगर वहां उत्पादकता नहीं बढ़ाई जाती तो फिर जो है वो मैक्सिको के लोग भूखों मर जाते। तो एक व्यक्ति ने उस देश की तकदीर बदल दी और उसने गेहूं के क्षेत्र में एक नया उन्नत बीज पैदा किया जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कहा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक ही वर्ष से, प्रथम ही वर्ष से वहाँ उत्पादकता की वृद्धि होने लगी और वो अपने खाद्यान्न संकट से जो देश जूझ रहा था वो निकल गया। तो नॉर्मन बोरलॉग के एक्सपेरिमेंट का प्रभाव भारत में भी पड़ा, और भारत में क्या पड़ा साहब, और किसने? तो भारत में इसको लोकप्रिय बनाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था डॉक्टर स्वामीनाथन। क्या नाम था? क्या नाम था? कुछ वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई, बहुत लंबा आयु जिए। तो इन्होंने मैक्सिको के अनुभव का लाभ उठा कर करके भारत में भी सभी क्षेत्रों में शुरुआत तो नहीं हुई थी। शुरू में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया और वहां उत्पादकता बढ़ने लगी। उसके बाद साहब भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चावल के भी उन्नत बीज बनने लगे, और गैर खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा जो उन्नत बीजों का प्रयोग होता है वो आलू में होता है। इसीलिए आप देखिए 60 के पहले आलू का उतना प्रयोग भारत में नहीं होता था, लेकिन 60 के बाद हर घरों के किचन में रसोई में आलू एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। जिस तरीके से चावल, दाल और गेहूं रसोई में रहता है, तो उसी प्रकार से आलू भी जो है रसोई में रहता है, वो भी एक कंपोनेंट है। क्लियर? तो भारत में उन्नत बीज का भी इस्तेमाल हुआ। अब आइए कृषि मशीनरी, या कह लीजिए नवीन मशीनरी। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय आप अधिकांश जो खेत होते थे वो हल बैल के सहायता से होते थे। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हल में भी अधिकांश संख्या लकड़ी वाले हल थी।
यानी उसमें उसका फाल लोहे का नहीं बना हुआ। आज भी जनजातीय क्षेत्रों में आप जाइए, ये सब रिसर्च करना चाहिए, घूमना चाहिए, तो आज भी बहुत सारे जनजातीय क्षेत्रों में फाल लकड़ी के, अंदर तरफ से स्टेशन भर जाते हैं। ठीक है ना। तो कुदाल से, गैंती से, ये सबसे पारंपरिक रूप से खेती होती है। लेकिन नवीन मशीनरी के रूप में ट्रैक्टर आया, हार्वेस्टर आया, बर्मो आया। बर्मो से सही अनुपात में बीज का प्रक्षेपण भूमि के अंदर किया जाता है और सही सही दूरी पर। तो ये सब मशीन से क्या हुआ कि वैज्ञानिक ढंग से हमारे देश में खेती हुई, तो इसने भी उत्पादकता को बढ़ाया। तो इस तरीके से जो टॉपिक था कृषि आगत यानी एग्रीकल्चर इनपुट, उसको हमने सिंचाई के रूप में, उर्वरक के रूप में और उन्नत बीज के रूप में और नवीन मशीनरी के रूप में समझा, और इन्हीं को कृषि आगत कहा जाता है। हम समझते हैं कि आप इस टॉपिक को समझने में सफल हुए होंगे। अगले क्लास में हम फिर कुछ दूसरे विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक अनुमति दीजिए। धन्यवाद।